So we have it like this. ये आपका एक्स वाई एक्सिस है और यहाँ पर एक्स एक्सिस है, राइट? सो इफ वी प्लेस अ रेक्टेंगल, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है? तो इस रेक्टेंगुलर शेप को मैंने नाम दे दिया, मतलब मान लिया इसकी लेंथ जो है वो 6 यूनिट्स है और जो विड्थ है वो 4 यूनिट्स है। समझ में आएगा? रैंडमली कोई भी आपको लेंथ एंड ब्रेड्थ दी जाएगी। फिर उसमें हम करते हैं कि मान लो कि अगर मैंने इस शेप को एक कोऑर्डिनेट को इसके ओरिजिन के साथ कोइंसाइड करना है, ठीक है? जैसे मान लो ये दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। नाउ इफ ए इज प्लेस्ड ऑन द ओरिजिन, ठीक है, तो इस केस में व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर वर्टिसेस? ए को ओरिजिन पे प्लेस किया तो बताओ चारों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो बता सकते हो इस केस में ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0, 0। व्हाट अबाउट बी? वेरी गुड, 6, 0। व्हाट अबाउट डी? 0, 4। एंड व्हाट अबाउट सी? फिर से 6, 4। एक्स 6 होगा, वाई 4 होगा, ठीक है? हॉरिजॉन्टल 6 होगा और वर्टिकल 4 होगा। अब मैं कहती हूँ नहीं जी, मुझे तो ना सी को ओरिजिन पे रखना है। तो इस केस में क्या करते हैं? इफ आई वॉन्ट टू कीप दिस सी ऑन द ओरिजिन, पूरा ही शिफ्ट हो जाएगा, है ना? चलो, लेट्स सी। तो अगर मैं सी को ओरिजिन पे रखना चाहती हूँ, यही रेक्टेंगल है, ठीक है? अब इसके वर्टेक्स को मैंने लिखा ए, बी, सी एंड डी। अब मैं चाहती हूँ कि जो सी है वो ओरिजिन पे प्लेस हो। तो हमने सी को उठाया, ओरिजिन पे प्लेस किया, ठीक है ना? एक्सिस फिक्स है, एक्सिस को नहीं आपने रख दिया कहीं पर, एक्सिस फिक्स है, आपने सी को ओरिजिन बना दिया। तो अब बताओगे डी के वर्टिसेस क्या है? इस केस में डी के वर्टेक्स क्या होंगे? नेगेटिव साइड चला गया एक्स एक्सिस पर, तो क्या हो गया डी के वर्टेक्स? -6, 0। ये वाला वर्टेक्स क्या होगा? 0, -4। बट ए -6, -4। अब अगर मैं चाहती हूँ कि नहीं, यही वाला रेक्टेंगल है, बी जो है इट शुड बी ओरिजिन, तो आप मुझे बताओगे अब क्या क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे ए बी सी डी के, इफ बी इज ओरिजिन? लिखो बच्चों, नोटबुक्स में लिखो। अगर बी को ओरिजिन पे प्लेस कर देते हैं तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? अच्छा, अगर बी को प्लेस करते हैं तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0, 0 होगा, ठीक है? तो व्हाट अबाउट ए? अब यही चीज चली गई उठकर यहां पर, बी आ गया है यहां पर, दिस इज पॉइंट बी नाउ। ये पॉइंट बी है, बी यहां पर हो गया, तो बी के साथ ए यहां पर था, है ना? यहां तो नहीं होगा ना, बी तो लॉन्ग लेंथ ही है, यहां भी नहीं जाएगा। ये सी पॉइंट हो गया और ये डी। तो बताओगे ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -6, 0। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? सी के 0, 4। व्हाट अबाउट डी? -6, 4। बस इसमें यही चीज करनी होती है, आपकी केस स्टडी में यही बनकर आएगा। ये नहीं कि चारों दिए होंगे, मैंने आपको चार तीन कोऑर्डिनेट्स करवा दिया ना, अब आपको आ गया कि मान लो पेपर में डी, अगर हमें वर्टेक्स पर डी हमने ओरिजिन बना दिया तो उस केस में क्या होगा? बात समझ में आ गई? तो ऐसा क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल आ सकता है और पेपर में आया भी हुआ है केस स्टडी टाइप में। हाँ जी, ठीक है।
आयरा बहुत छुट्टी मारती है। अब इसके बाद हम आते हैं कोऑर्डिनेट की। मैंने वर्कशीट आपको काफी करवाई थी, ठीक है। तो जो मैंने आपको असाइनमेंट दी हुई है ना कोऑर्डिनेट की, बच्चों उसको प्लीज पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि उसमें से आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें से मैंने काफी क्वेश्चंस आपको करवा दिए थे, ठीक है। तो ये सारे बेसिक्स है जो आपके कोऑर्डिनेट के आएंगे, और ये पेपर में भी आ सकते हैं। पेपर में यहाँ पे जैसे फिगर बनाना, ये वाली सारी चीजें, ये हॉट्स के क्वेश्चन। अब मैं इसमें से थोड़े से जो करवाना चाहती हूँ ना क्वेश्चन, मैं आपको वो करवा देती हूँ। रिफ्लेक्शन आपको है, रिफ्लेक्शन इज देयर इन योर एनसीईआरटी ऑल्सो, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन जरूर करना। अब रिफ्लेक्शन में भी एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, चलो ये वाला क्वेश्चन करके देखें। ये वाला, a policeman and thief are equidistant from a jewel box. Taking jewel box as the origin, the position of policeman is 0, 5. If ordinate of the position of thief is 0, what could be the coordinates of point of thief? पूरी लाइन पढ़ ली, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर मतलब नहीं हम फिगर आउट कर पा रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए? आप ऐसा क्वेश्चन पेपर में देखते हो तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? टू ड्रॉ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। बनाओ। जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आएगा ना, कुछ भी आता है, चाहे वो 1 मार्कर है, प्लीज वो एक क्रॉस वाला, वो प्लस वाला साइन जरूर बनाना है हमने। समझ में आ गई बात? ये ड्रॉ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, दैट इज योर फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट। कभी कहते हैं ना कि बेसिक स्ट्रांग नहीं है, या ये समझ नहीं आया मैम, उस टाइम पे सॉल्व नहीं हुआ, बच्चों मैं कुछ नहीं बता सकती तुम्हें। मैं सिर्फ इतना कहूंगी बेटा, इसको हमेशा स्टेप बाय स्टेप करना है। जब कुछ समझ नहीं आता ना, दिस इज फॉर दो सिचुएशन, जब नहीं समझ में आ रहा मैम करना क्या था, आता है ना ये रिस्पॉन्स, एक पता ही नहीं लगा करना क्या था। तो उस करना ना क्या था में ना, जो आपने वहां बैठकर करना है, राइट, उस स्टेज में क्या करना है? मैं सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट एक्सिस की, मुझे पता लग गया ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट से है, चलो लेट मी ड्रॉ दिस कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब दो लोगों की बात हो रही है, पुलिसमैन, थीफ और एक ज्वेलरी बॉक्स। अब कुछ समझ में आया? ज्वेलरी बॉक्स को कहाँ रखा गया है? ओरिजिन। समझ में आएगा ना? अब क्वेश्चन समझ में आना शुरू हो जाएगा। पोजिशन ऑफ पुलिसमैन 0, 5, यहां पर 0, 5। सो इफ द ऑर्डिनेट ऑफ पोजिशन ऑफ थीफ इज 0, तो अब बताओ पोजिशन ऑफ थीफ क्या होगी? इक्विडिस्टेंट है वो, एक्स एक्सिस पे होगी, लेकिन एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या होगा? कौन से पॉइंट पर होगी? तो जितना डिस्टेंस पुलिसमैन का है फ्रॉम द ज्वेलरी बॉक्स, उतना ही थीफ का होना चाहिए। तो यहां से क्लियर हो गया कि उसका ऑर्डिनेट अगर 0 है तो वो एक्स एक्सिस पे बैठा हुआ है। तो एक्स एक्सिस पे कहां पे, कौन से नंबर पे? 5 पे। तो आपका क्या हो जाएगा पोजिशन? 5, 0, और नेगेटिव साइड भी तो बैठ सकता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। सो इट कुड बी -5, 0 एज वेल, क्योंकि उसने लिखा है ऑर्डिनेट ऑफ द पोजिशन ऑफ द थीफ इज 0। ऑर्डिनेट क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट। कहते हैं कि उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, कहां पे होगा? वाई कोऑर्डिनेट कहाँ होता है? एक्स एक्सिस पे। तुम्हारे पास इसी पर यही तुम बिठा सकते हो उसको। अब कहते हैं जितना डिस्टेंस तुम्हारा पुलिस वैन से है, उतना ही तुमने ज्वेलरी बॉक्स से रखना है थीफ का, है ना। तो तुम यहां वहां की जगह तुम्हें जब बिठाना है, यहां पर है, तो जितना डिस्टेंस ये है, ये 5 यूनिट्स का डिस्टेंस है। तुम उसको राइट साइड भी बिठा सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड भी बिठा सकते हो, क्योंकि मेंशन नहीं किया होगा। तो यूजुअली हम लोग 50 लिख सकते हैं, लिख देते हैं, लेकिन इस -50 के भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे, उतने ही मार्क्स कटेंगे। समझ में आ गई बात? ये क्वेश्चन अब कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन होगा इस तरह से ही, जैसे अब ये वाला दिया हुआ है, पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर, दिख रहा है ना। फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी एंड आर। ये हमारे पास एक स्क्वायर है, ये पी क्यू आर एंड एस कुछ इस तरह से दिया हुआ है। क्यू के कोऑर्डिनेट्स में लिखा है 1.6, 2, और एस के कोऑर्डिनेट्स में -2.4, -2। ठीक है। अगर ये स्क्वायर है तो इसकी साइड सेम होनी चाहिए, है ना, सारी साइड सेम होनी चाहिए, डायगोनल्स भी इक्वल चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो आप मुझे बता सकते हो कि इसकी
क्यू आर में या आर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक तो होता है कि हमने जितना पढ़ा हुआ है कोऑर्डिनेट उसके हिसाब से। एक आपको डिस्टेंस फॉर्मूला भी आता है, यू कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, डायगोनल हो गया। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, दिस इज एक्स दिस इज एक्स, है ना, कि साइड स्क्वायर कर दिया, 2x² इक्वल टू डायगोनल जितनी लेंथ आई। बात समझ में आ गई सबको? नहीं, डायगोनल की लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। एक तो होगा कि एल्जेब्रिकली मैंने सॉल्व किया, मुझे प्लेसमेंट नहीं दी हुई है, ठीक है, डायगोनल की लेंथ निकाल सकते हो, है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लोगे। निकालो फटाफट से, चलो। मैं डायगोनल, अब मैं इसका इजी वे भी करवा दूंगी तुम्हें, जो सिर्फ ऑब्जर्वेशन बेसिस पर होता है, कि हमने डायगोनल की लेंथ ऐसे निकाल, ठीक है, जो चीजें कैलकुलेशन के साथ हो सकती है कि हम उसे जस्टिफाई करें। डायगोनल की लेंथ कितनी आती है? 6√2 आ रही है, 4√2 आएगा, 4√2, ठीक है। अच्छा, मुझे बता सकते हो यहाँ पे एक्स कितना होगा? एक्स कितना होगा? बहुत लॉजिकली सोचो, एक्स कितना है इसका? कितना दिया हुआ है एक्स? एक्स कितना दिया हुआ है? 1.6। ये एक्स कोऑर्डिनेट, और ये वाई यहाँ पर कितना होगा? वाई एक्सिस पे पॉइंट कौन सा होगा? 2 होगा, ठीक है ना। और ये वाला पॉइंट क्या होगा वाई एक्सिस पर? नेगेटिव साइड पर है, -2। लॉजिकली सोचकर बताते हैं। अब तुमने कहा कि चलो इसमें डायगोनल की लेंथ आ गई 4√2, तो मैंने कहा लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी एस, तो s² प्लस s² करोगे तो, और 4√2 का होल स्क्वायर करोगे, 2s² इज इक्वल टू 4 इंटू 2 आ गया, स्क्वायरिंग की तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, साइड की वैल्यू क्या आ गई? 4 यूनिट्स। अब तुम्हारा ये लेंथ दिया हुआ है तुम्हें 4 यूनिट्स, 1.6 में तुम्हें नीचे जाना है आर पर, तो 2 मूव करेगा कि 1.6 मूव करेगा? तुम वर्टिकल मूवमेंट कर रहे हो, वर्टिकल मूवमेंट में क्या मूव करता है? वाई। तो 2 से 4 नीचे जाना है, तो कहां जाके बैठोगे? -2, 2 यहां पर और -2 यहां पर, ठीक है। एक वे तो ये हुआ जो लंबा वे है, क्योंकि हमें डिस्टेंस फॉर्मूला आता है। एक बहुत ही आराम से सोचो बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला अगर मैं नहीं लगाती हूं, ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगी? देखो, मुझे पता है कि ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, ये 1.6 है कि नहीं है? ठीक है, एक्स एक्सिस पर जो ये पॉइंट है, दिस इज 1.6, सबको क्लियर है? ये वाला पॉइंट 1.6 है, और ये भी, ये तो चलो पता नहीं मुझे, लेकिन ये वाला पॉइंट -2 है, और ये वाला पॉइंट 2 है, राइट। अब आ जाओ, ये वाला पॉइंट आर में एक्स कितना होगा? पॉइंट आर है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? इस पॉइंट आर का एक्स कोऑर्डिनेट जब लोगे तो कितना होगा? कितना आएगा एक्स कोऑर्डिनेट? क्या लिखा था यहाँ पे? 1.6 होगा कि नहीं होगा? समझ में आ गई बात? और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? क्या लिखा था? -2। ये आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस दी हुई है, ठीक है, और एक रेक्टेंगल, एक स्क्वायर को प्लेस कर दिया कुछ इस तरह से, और कुछ नहीं दिया हुआ आपको, ये वर्टेक्स दिया हुआ है -2.4 कॉमा -2, और ये दिया हुआ है 1.6 कॉमा 2। बात समझ में आ गई? मैं वर्टिसेस को नाम भी दे देती हूँ, A B C एंड D। अब क्लियर है? अब मुझे बताओ कि यहां पर y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, यहां x कोऑर्डिनेट, और यहां पर ये जो x एक्सिस y एक्सिस है, इनके पॉइंट्स क्या नंबर लिखे होंगे यहां पर? इस वाले पॉइंट पर क्या नंबर लिखा होगा? 1.6, क्लियर है सबको? यहां पर क्या लिखा होगा? 2 लिया होगा। यहां पर क्या लिया होगा?
-2.4। और यहाँ क्या लिया होगा? -2। अब बताओ ये बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? उसका एक्स कितना है? 1.6। और वाई कितना है? -2। यहां पर नहीं आया बी। वाई इज -2। व्हाट अबाउट कोऑर्डिनेट पॉइंट डी? डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स कितना है इसका? -2.4 है। और वाई कितना है? यहां से काउंट किया तो +2। बात समझ में आ गई? तो वी गॉट द कोऑर्डिनेट्स फॉर दैट स्क्वायर। अब इसका एरिया निकालने को कहा जाए या लेंथ ऑफ डायगोनल निकालने को कहा जाए तो डिस्टेंस फॉर्मूला है, आप कुछ भी निकाल सकते हो। बात समझ में आ गई? सिर्फ हम कोऑर्डिनेट्स को देख रहे हैं, हम पॉइंट्स को प्लेस कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमने आंसर निकाल लिया। इतना क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट। क्यों रेस्टलेस हो इतने तो? क्यों नींद आ रही है तेरे को इतनी ज्यादा? हम्म। चलो क्वेश्चन नंबर 59 करो। प्लॉट द पॉइंट्स -6, 2। प्लॉट द पॉइंट -6, 2। ठीक है? तो P आपको -6, 2 दिया हुआ है, इसको आपने ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओ। -6, 2 वहां पर कहीं लिख दो। ठीक है, जहां पर आपको समझ में आता है। ठीक है ना? तो ये हमने लिखा x', ये है x और ये है y और ये है y'। दिस इज ओरिजिन। तो 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 एंड -1 -2। ठीक है ना? हमें क्या लिखना था? पॉइंट -6। तो मैं यहां पर आऊंगी -6। एक्स की वैल्यू है -6, वाई की वैल्यू क्या है? तो कौन से कोऑर्डिनेट में हो गया? सेकंड में आ गया ना यहाँ पर। इट इज -6, 2। पी पॉइंट आपने बना दिया। अब देखो क्या कह रहा है ये कहता है कि इस पॉइंट के ना, इस पॉइंट पी से आपने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने हैं। एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एक्स को, कैसे बनेगा? कहाँ जाओगे? वर्टिकल जाओगे, हॉरिजॉन्टल जाओगे? अगर एक्स पे जाना है तो एक्स पे जाना है, पॉइंट पी पे खड़े हो तुम, एक्स पे जाना है, वर्टिकल मूवमेंट करोगे। तो जो यहां पर ये पॉइंट आएगा इसको क्या नाम दोगे? पी। क्या नाम दोगे इसको? पी एम। बात समझ में आ गई? आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन एक्स एक्सिस, ऐसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ऑन वाई एक्सिस। तो यहां से हम लोग इधर गए और हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं एक्स एक्सिस को, बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं वाई एक्सिस को। बात समझ में आ गई सबको? ये समझ में आ गया ना पॉइंट ये? अब क्या कह रहा है कि बताओ जी एम के कोऑर्डिनेट्स क्या है और एन के कोऑर्डिनेट्स क्या है? व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम? बता सकते हो? एम पॉइंट कहां पर है? कहां पर है एम पॉइंट? एक्स, एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर क्या एक्स की वैल्यू है? -6, 0 आ गया। और एन पॉइंट का है वाई एक्सिस पर, तो 0, 2 हो गया। बात समझ में आ गई? बस यही क्वेश्चन है आपका। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम एंड एन। समझ में आ गया? अब ये वाला क्वेश्चन है जो कि आपको केस स्टडी में जो एरिया कह रहे हो ना आपको, वो आ सकता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ, बेस्ड ऑन द ग्राफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चंस हमारे पास नेक्स्ट पेज में होंगे। ठीक है? तो ये हमें समझ में आ रहा है ना, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, वाई एक्सिस समझ में आ रही है पॉइंट। आप सिर्फ इतना काम करो अभी कि अगर मैं कहती हूं कि राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू एंड आर, तो आप देख सकते हो थोड़ा सा देखकर इसमें,
पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है और क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है और आर के कोऑर्डिनेट्स क्या है। ऐसे ही ए बी सी डी जो जितने लिख पा रहे हो उतने लिखो। ठीक है, मैं इसके क्वेश्चंस निकालती हूँ। अब ये पेपर में केस स्टडी अभी के लिए आपको बनकर आ सकती है। अच्छा, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? रेयान, कनव बताओ। समझ में आ गया ना, 4,0। वेरी। दिव्यम तुम बताओ आर के कोऑर्डिनेट्स। हाँ। और क्यू के कोऑर्डिनेट समझ में आ रहे हैं? 6,4। समझ में आ गया ना। बी के कोऑर्डिनेट्स, आयुष, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? हाँ ये रहा 8, समझ में आ गया ना। और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 8,9। हाँ जी, डी के कोऑर्डिनेट्स, आशवी। डी यहां से देखो ना, तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली ये लेकर जाओ, क्या होगा? हाँ बिल्कुल ठीक है, 3,9। जब ऐसा भी आएगा ना तो आपने, या तो वो इन बिटवीन नंबर आपको दिया होगा, वरना आपने उसको प्रॉपर एक्स और वाई में ही लेकर चल रहे हैं, स्केल के साथ करोगे। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं? 3,6। अच्छा, क्यू के कोऑर्डिनेट्स में अच्छा बता दिया ना। द क्वेश्चन सेज नाउ राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। केस स्टडी बनकर आई है ये। सी के कोऑर्डिनेट्स लिख दिया तुमने, ठीक है। फिर उसने कहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर, वो भी आपने बता दिया। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू, दैट आल्सो वी फाउंड आउट, राइट। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी। चलो निकालो एबीसीडी रेक्टेंगल का एरिया। इस वाले का आपको एरिया निकालना है। डिस्टेंस फॉर्मूला से कर सकते हो, ओरली निकाल सकते हो, लेंथ कितनी होगी, ब्रेड्थ कितनी होगी। अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। क्या हम लेंथ निकाल सकते हैं? थोड़ा सोचेंगे तो 3 पे थे, 6 पे थे। अगर वर्टिकली मूव करते हैं तो क्या चेंज होता है? लॉजिकली सोचो, अगर वर्टिकली मूव कर रहे हैं तो क्या चेंज होता है? वाई। और अगर हॉरिजॉन्टल मूव करते हैं तो हमेशा क्या चेंज होगा? एक्स। तो अगर मैं ए से बी पर आ रही हूं तो वर्टिकल मूवमेंट है या हॉरिजॉन्टल? है ना। तो इसका मतलब पहले 3 पे थे, चलकर 8 पे पहुंच गए। कितनी लेंथ हो गई? 5। यहां पर वर्टिकल मूवमेंट करनी है। पहले 6 पे थे, यहाँ तो 8 8 ही रहा ना, वाई तो कुछ एक्स तो चेंज ही नहीं हुआ, वो तो 8 पे बैठा हुआ है। वर्टिकल मूवमेंट पे 3 यूनिट्स हो गया, तो एरिया निकालने को कहा जाएगा तो आप निकाल दोगे। 5 × 3 15। बस यहाँ पे स्क्वायर यूनिट्स लिखा ना, ये इसे नंबर कट जाते हैं। ऐसे ही कहते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर का भी एरिया निकाल लो। कल से मैं आपको लाइंस एंड एंगल्स करवा दूंगी। आई गिव यू क्लास टेस्ट रैशनल नंबर्स का, आप मुझे सॉल्व करके दिखाओगे दोनों बच्चे, ठीक है। तुम्हें भी लाइंस एंड एंगल्स आएगा ना बेटा? हाँ, तुम लोग सब एक जगह आ जाना। यू सिट ऑन वन साइड, ठीक है। कल से मैं आपको लाइंस एंड एंगल्स शुरू करवा दूंगी। कोऑर्डिनेट आज हो गया, जो भी है मैं आपके असाइनमेंट्स दूंगी, केस स्टडीज की आपको पिक्चर सेंड कर दूंगी। क्लास में 15 मिनट के लिए डिस्कस कर लेंगे, पर मेजरली विल फोकस की लाइंस एंड एंगल्स पेपर में करने लायक तो कर लो ना तुम। वो भी करवाऊंगी, कोई बात नहीं। लाइंस एंड एंगल्स और यूक्लिड करने तो जितना है देख, पेपर करने लायक तो इस बार बना दूंगी कि चलो पेपर में कुछ तो अटेम्प्ट कराओगे, है ना। पर प्रॉपरली मुझे बाद में करवाना ही है आपको। क्या होगा जी? हाँ, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बता सकते हो बच्चों बेस क्या है इसका? 4 पे खड़े हो, 8 पर पहुंच गए, 4 यूनिट्स हो गया ना, है ना। और हाइट कितनी होगी देखो, 6 आ गई। हाइट इज 6, हाइट इज 4। वर्टिकल देखना, हाइट इज 4 यूनिट्स। तो आंसर विल बी 8 स्क्वायर यूनिट्स। पॉलिनोमियल सेकंड वाला चैप्टर ना, है ना। तेरे को अगर मुझे कोई, तुमने स्कूल में तुम्हें असाइनमेंट मिली है ना, तो मुझे जरूर भेजना, जितना रेलिवेंट होगा उतना ही करवा दो। स्लोप निकालनी, सब निकालनी ना, वो तुम्हें अकेले को ही होगा फिर काम। वंस देयर सिलेबस इज कंप्लीट, इनको अलग से असाइनमेंट क्लास में बैठकर सॉल्व करने को दे दूंगी, तुम्हें मैं थोड़ा बहुत पॉलिनोमियल्स करवा दूँ, ठीक है ना। बट रेगुलर आना है, और जिस दिन मैंने करवाना है उस दिन तो पक्का आना है। छुट्टी नहीं मानी, तब नींद नहीं लेनी। ठीक हो गया बच्चों? अब ये क्वेश्चन ना,
आज से, ये वाला क्वेश्चन आज से आई थिंक 3-4 साल पहले कॉन्वेंट में आया था उनके मे एग्जाम में, कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आपके वाले स्कूल में ही आया हुआ था। तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, स्कूल के ना एक पूरी बनाकर दी हुई है कि हॉस्पिटल यहाँ पर रखा हुआ है, ये पुलिस स्टेशन का लोकेशन है, ये लाइब्रेरी का है, ये स्कूल का है। एंड वन मोर थिंग वाज मेंशन्ड इन दिस केस स्टडी विच सेड दैट 1 यूनिट इज इक्वल टू, या 2 यूनिट्स लिया है ना, तो 2 यूनिट्स इज इक्वल टू 20 किलोमीटर्स, तो स्केल दिया हुआ था। ठीक है, और वो तब का टाइम था जब हम स्केल के बारे में डिस्कस नहीं करते थे यहाँ पे कुछ भी, क्योंकि ना वो तब खत्म कर चुके थे। 2 यूनिट्स इज इक्वल टू 20 किलोमीटर्स। तो आपको डिस्टेंस एक्चुअल भी निकालना होता था कि एक्चुअल डिस्टेंस भी निकालो। सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्कूल, क्या बताओगे? 4,6 इसी के नंबर थे सच में। आपको केस स्टडी तब नई नई आई थी, बच्चों को कोऑर्डिनेट करवाया, मे एग्जाम में उन्होंने ये दे दिया। अब उसमें बच्चे यहां पर भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि करना क्या है। तो कहीं ना कहीं हमारी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि देखो कोऑर्डिनेट में सबसे पहले आपको सच में क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका ये बता रही हूँ मैं, जो कह रही हूँ ना मैं पेपर लायक करवा दूंगी तुम्हें कि कुछ तो करके आ जाओगे। उसमें आपको पता लगेगा पॉलिनॉमियल्स का चैप्टर का क्वेश्चन है या कोऑर्डिनेट है। तुम्हें करना क्या होगा, फटाफट कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाओ। या वो एक्स एक्सिस की बात करेगा या वो वाई की बात करेगा, या डिस्टेंस निकालने की बात करेगा या मिड पॉइंट। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, फिर देखो x1 x2 क्या है। दिस इज कॉल्ड, हम कॉन्सेप्चुअल अप्लाई कर रहे हैं चीजों को। उसने कहा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालो, आपने कहा डिस्टेंस फार्मूला, बिल्कुल ठीक है, आप उससे भी कर सकते हो। आप देखो कि वो बिल्कुल सीधा सा बना हुआ है हमारे पूरी कोऑर्डिनेट में, तो डायरेक्टली भी मैं निकाल सकती हूँ। ठीक है ना। सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पुलिस स्टेशन, क्या होंगे भाई? 4,-2। सच में इस चीज के नंबर थे वहां पर, यही चाहिए, 5 क्वेश्चन ही वहां पर आए हुए थे। ठीक है, 4 क्वेश्चंस। देन डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड पुलिस स्टेशन, तब तो डिस्टेंस फॉर्मूला था भी नहीं। तो कहते कि डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड पुलिस स्टेशन कितने यूनिट्स का डिस्टेंस है। अब यहीं पे गलती करते हैं, 8 यूनिट्स होगा बेटा, वर्टिकली मूवमेंट कर रहे हो तुम, 6th फ्लोर पे खड़े हो, -2 पे पहुंच रहे हो। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना, यही कोऑर्डिनेट ओरली सिखाता था उस टाइम पर, क्योंकि वर्टिकल, बिल्कुल वर्टिकल मूवमेंट थी। अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से लगाओ ना, आपने कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं ना इसके, पुलिस स्टेशन के क्या कोऑर्डिनेट्स निकाले? 4,6, और सॉरी स्कूल के निकाले हैं 4,6, और पुलिस स्टेशन के 4,-2। डिस्टेंस निकाल, 8 आएगा कि नहीं आएगा? 4 - 4, 6 माइनस ऑफ -2, प्लस हो गया 8 स्क्वायर हो गया। 8 स्क्वायर का अंडर रूट लोगे तो 8 आ गया ना, है ना। तो यहां पर अगर कभी भी कंफ्यूजन आती है, आपके पास तो फुल प्रूफ मेथड है, फॉर्मूला है जो कभी गलत नहीं होगा। तो हमेशा देखना है कि प्लस में खड़े हो माइनस पे पहुंच गए हो। तो आप कहोगे डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड पुलिस स्टेशन इज 8 यूनिट्स, कहा ना आपने, लेकिन 2 यूनिट्स किसके इक्वल दिया हुआ था? 20 किलोमीटर। उन्होंने एक्चुअल डिस्टेंस निकालने को कहा है ना। तो आप क्या करोगे, इनटू मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 1 यूनिट किसके इक्वल है? 10 यूनिट के। बस यहां पर आपको अकॉर्डिंगली करना है, यहां पर 8 यूनिट्स का मतलब है 10 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 2 यूनिट का 20 किलोमीटर है। तो 8 यूनिट में 4 हो गए ना हमारे ब्लॉक्स, तो 4 को मल्टीप्लाई करोगे 20 से, या 8 को मल्टीप्लाई करोगे 10 से, आपके पास आ जाएगा 80 किलोमीटर्स। बात समझ में आ गई है? दिस वॉज द एक्चुअल क्वेश्चन, 20 नहीं होगा, 2 किलोमीटर होगा। तो वो ही चीज हमें करनी थी, मतलब यही एक कंफ्यूजन दिया हुआ था उन्होंने, 2 यूनिट्स दे दिया था। तो 2 यूनिट्स में बच्चे ने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो थिंक अकॉर्डिंगली अबाउट द स्केल। ठीक है, अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ लाइब्रेरी। अच्छा, डिस्टेंस ऑफ लाइब्रेरी फ्रॉम एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ लाइब्रेरी क्या है बोलो? 12,4, है ना। अब डिस्टेंस कितना है भाई एक्स एक्सिस से? 4 यूनिट्स, और एक्चुअल निकालोगे तो क्या आएगा? 40 किलोमीटर। जितना डिस्टेंस है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना। और डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस कितना है इसका? 12 यूनिट्स, या फिर 120 किलोमीटर। बात समझ में आ गई सबको ये? ठीक है, नेक्स्ट है अब ये वाला क्वेश्चन, दिस इज प्योरली क्वेश्चन, ये ऐसा एक हॉट लेवल क्वेश्चन कह सकते हो, ये ओलंपियाड्स में आया होगा। और इसी के बेसिस जैसा ही एक क्वेश्चन लास्ट ईयर के मैथ्स के बोर्ड पेपर में था। लकीली वो आपके वाले सेट में नहीं था। आपके वाला सेट मतलब कि ऑल ओवर इंडिया 6 डिफरेंट पेपर्स आते हैं, 5 या 6 डिफरेंट पेपर आते हैं। ठीक है, रीजन वाइज किया होता है कि पंजाब स्टेट वाइज की पंजाब हरियाणा को एक सेट भेजा जाएगा, राजस्थान को और होगा,
तो ऐसे रीजन वाइज उन्होंने जयपुर रीजन बनाया हुआ है, ऐसा रीजन वाइज था। तो जो आपके वाले स्टेट का पेपर था दैट वाज लाइक फेयरली इजी, बहुत इजी था। लेकिन अब ये हर बार नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर आपको वो मुश्किल वाला पेपर आ जाए जिसमें ऐसा कुछ क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस वाला होगा, आपको नेक्स्ट क्लास में मैं करवाऊंगी भी कि बिल्कुल उन्होंने यही सेम को थोड़ा सा अलग हाई लेवल कॉन्सेप्ट बनाकर दे दिया। दैट जॉइनिंग फिगर शोज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ओ ए बी, दिख रहा है ना हमें, एक प्लेसमेंट के साथ दिखाया हुआ है। ओ कहां पर है भाई, 0,0। दिस इज व्हाट यू विल थिंक अबाउट व्हेन यू विल सी द क्वेश्चन कि ए भी कहीं पर है, बी भी कहीं पर है, बी एक्स एक्सिस पर है। अगर बी एक्स एक्सिस पे है तो मुझे पता है उसके, अगर ये 0,0 लिख लिया, बी एक्स एक्सिस पे है, वेरी गुड। जब मैंने देखा बी एक्स एक्सिस पे तो इमीडिएटली दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए कि उसका वाई 0 होगा। बात समझ में आई, दिस इज कॉन्सेप्चुअल स्ट्रांग होना अपनी चीज में, ठीक है। तो उसने कहा आइसोसलेस ट्राइंगल है, साइड्स ओ ए और ओ बी की लेंथ भी बता दी, कितनी है भाई, 13। तो ये जो यूनिट है, ये डिस्टेंस है, ये 13 यूनिट्स है। और ये भी डिस्टेंस जो है 13 यूनिट्स है, ठीक है। कहते हैं ओबी की लेंथ कितनी है भाई, 10 यूनिट्स है। और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब थोड़ा सा ये लेवल आगे क्यों आता है, क्योंकि अगर हमने ट्राइंगल्स किए होंगे ना, कॉन्ग्रुएंसी की होगी आपने थोड़ी बहुत, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स बिल्कुल नहीं किया हुआ। हाँ, डिलीट हो गई थी, अच्छा फिर ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर दिया होगा एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ओबी, चलो ये लिख लो, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ओबी। अगर कॉन्ग्रुएंसी की होते हैं तो ये हम डिराइव कर लेते हैं। तो आगे हम सिखाएंगे, कॉन्ग्रुएंसी भी हम करेंगे ट्राइंगल्स में बड़े अच्छे से। सो एम इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट समझ में आता है ना। तो बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तो आप निकाल सकते हो। ओबी लेंथ जो आपको 10 दी हुई है, तो बी के कोऑर्डिनेट्स के बारे में कुछ बता सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा बी का, 10 होगा ना। अच्छा एम का क्या कोऑर्डिनेट होगा, एम मिड पॉइंट है, 5,0, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा ओ एम की लेंथ बता सकते हो, 5 हो गई ना, लेंथ बेटा 5 यूनिट्स, 5,0 इज कोऑर्डिनेट, लेंथ इज 5 यूनिट्स, ठीक होगी बात ये। अब आप मुझे बताओ कि उसने कहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस निकालना है, तुमने ओ के बारे में बता दिया, तुमने बी के बारे में, अब आते हैं इस ए के बारे में बताने के बाद। ए के वर्टिसेस बताओ। अच्छा ए का एक्स कोऑर्डिनेट पता है तुम्हें, नहीं, ए कहां पर है, हवा में है कहीं, तो 0 तो नहीं होगा, वाई पे थोड़ी ना है वो, है ना, कहीं हवा पे है। लेकिन ए को जब तुम एक्स पे लेके आ रहे हो तो क्या आएगा नंबर, 5 आएगा ना, हाँ बिल्कुल 5। अब ए का वाई बताना है हमें, 13, तो ये डिस्टेंस है। तो क्या दिख रहा है तुम्हें ये क्या दिख रहा है, राइट ट्राइंगल दिख रहा है ना। क्या लग जाएगा इसमें, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज कितना है, 13 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 5 स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। 13 और 5 का जो ट्रिपलेट होता है वो कौन सा होता है, 13 स्क्वायर 169 है, ये 25 हो गया, तो AM स्क्वायर आ गया, AM स्क्वायर आ गया 144 के इक्वल। किसका स्क्वायर होता है 144, 12 का होता है ना, तो AM इज 12। अब बताओ ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसका जो लेंथ है ये 12 है, तो यहां पर जाके वाई कोऑर्डिनेट क्या आया होगा, 12 आया होगा। दिस इज एक्चुअल हॉट लेवल क्वेश्चन, बात समझ में आ गई। हमने वर्टिकल डिस्टेंस निकाला फ्रॉम द हाइपोटेन्यूज एंड द बेस, हमने परपेंडिकुलर की लेंथ निकाल ली, और उस परपेंडिकुलर की लेंथ को यूज करके मैंने ए के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए, क्योंकि यही एक चीज है जो आपको टेस्ट कर रही है, ओ निकालना और बी निकालना किसी के लिए भी बहुत आसान है। समझ में आ गया, तो दिस इज कॉल्ड, जो केस स्टडी में क्वेश्चन इस बार आपको सोचने वाला दे सकते हैं, अगर दे तो, अगर नहीं देंगे तो बहुत अच्छी बात है, इजी क्वेश्चन देंगे। और अगर थोड़ा सा भी कुछ मुश्किल आए तो दिस कुड बी अ पार्ट ऑफ योर, अगर हम सीबीएसई के लेवल पे कहें ना तो हाँ वो दे सकता है आपको। समझ में आ गई बात। अब आते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन सच में दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे से प्रूव करता है। तो लिखा है ट्रायंगल एबीसी, सिर्फ एबीसी को देखो, अभी ये ना ट्रायंगल जो कहते हैं इक्विलेटरल है। कौन सा होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी, पहले तो सी के कोऑर्डिनेट्स ही निकालने हैं, इतना ही काम करते हैं हम। ये ओ क्या होगा, ओरिजिन होगा ना, ये एक्स आ गया, ये एक्स डैश आ गया, ये वाई आ गया और ये वाई डैश, तो ये तो आ गया 0,0। अब आप बता सकते हो कि ट्रायंगल मतलब इसे ऑब्जर्व करना है हमें,
और इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी, तो इसकी कोई साइड लेंथ भी होगी। 6 यूनिट्स आगे, सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? देख कैसे, ए से तुम बी तक गए, -3 से 0 तक, फिर 0 से 3 तक, साइड लेंथ कितनी हो गई? 6 यूनिट्स हो गई ना? सबको समझ में आ गया? अब मुझे अब बताना है, मतलब जो एसी साइड होगी वो कितनी लेंथ की होगी? 6 होगी, है ना? और ये भी बीसी भी 6 यूनिट्स होगी। ये ट्रायंगल जो ओ पे बन रहा है, ये एंगल, ये क्या है? 90 है ना, क्योंकि तो कोऑर्डिनेट एक्सिस वाला है ना? अब क्या ओ ए की लेंथ है हमारे पास? ओ ए की लेंथ कितनी है? ओ और ए में 3 यूनिट्स है ना? तो क्या मैं ओसी की लेंथ निकाल सकती हूँ? कैसे निकालो? तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, दिव्यम सॉल्व कर। AC स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर। कभी भी ना क्वेश्चन को देखना नहीं है। हमारी सिस्टर के साथ ही ना एक लड़की आती थी, तुम्हें पता होगा, कनिष्का। उसकी भी आदत यही थी, वो ओरली देखती थी क्वेश्चन। मैंने उससे भी कहा था कि सॉल्व करना चाहिए, ठीक है? जितना तो सॉल्व करोगे, सच में कह रही हूँ, जितना अपना हाथ चलाओगे, वंस यू अंडरस्टूड द प्रोसेस, बट यू नीड टू राइट इट सो दैट यू रिटेन इट। आप मुझे भी अगर समझते हो ना, कि अगर मैं भी स्टेज पे आपके साथ बैठी हूँ, अगर मैं कोई नई चीज पढ़ रही हूँ, जब तक मैं उसको मैथ्स में सॉल्व नहीं करती हूँ, लिखती नहीं हूँ ना, मैं भी उसे रिटेन नहीं कर पा रही हूँ। समझ में आ गया? आफ्टर इयर्स ऑफ प्रैक्टिस, अगर हम भी कुछ नई चीज पढ़ रहे हैं ना, तो हम भी उसे लिखते हैं कहीं ना कहीं, उसको सॉल्व करते हैं सो दैट वी कैन रिटेन इट। तो रिटेंशन के लिए लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो अगर आपके पेरेंट्स बोलते होंगे लिख लिख के पढ़ो, लिख लिख के पढ़ो, तो वो चीज बहुत जरूरी होती है। मैथ्स तो होती ऐसे है। तुमने लिखा यहाँ पे 36 इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर, बहुत ज्यादा गलती होती है यही। 36 - 9 इज ओसी स्क्वायर। ओसी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 27। तो ओसी की लेंथ तुम क्या लिखोगे? स्क्वायर रूट ऑफ 27। अब 27 को स्क्वायर रूट से तुम्हें निकालना आता है, क्या निकलेगा? 3√3 आ गया ना? हाँ। तो इसी के लिए रियल नंबर्स में मैंने तुम्हें नंबर सिस्टम करवाया था, इरेशनल नंबर्स करवाए थे। तो ये सी पॉइंट जो है ना, ओसी की लेंथ तुम्हारे पास कितनी आ गई बच्चों? ये आ गई 3√3। तो इसके बेसिस पर क्या मुझे सी के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो? 0, 3√3, बिल्कुल ठीक है। वाई 0 हो गया, और ओसी की लेंथ आपको 3√3 दिया है, तो इसका मतलब सी जो है वो पॉइंट 3√3 है, वाई उसका। और यही ऐसी ही चीज ना एडीबी में होगा। तो जो डी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो क्या होंगे? मतलब जो 6, 3 लिया, ऐसे ही 6 यहां लोगे, तो ये 3। हाँ, वेरी गुड, 0, -3√। ठीक है। अब ये ओवरऑल फिगर क्या बनती है? अगर मैं ए सी बी डी को देखती हूँ, तो इसको क्या नाम दोगे? क्वाड्रिलेटरल है ना, 4 साइडेड की फिगर है। क्या नाम होगा इसका? ऑल साइड्स आर इक्वल, रोम्बस होगा। ठीक है। अच्छा, स्क्वायर कब बोल सकती हूँ इसको? डायगनल्स हमें परपेंडिकुलर तो है, इक्वल होने चाहिए। क्या इक्वल है डायगनल्स? नहीं, क्योंकि यहां से 3√3 से -3√3 तक पहुंचे, विच इज 6√3, और यहाँ पे तो 6 है। समझ में आ गया? डायगनल्स आर अनइक्वल, हेंस द फिगर इज अ रोम्बस। समझ में आ गई बात ये? तो ये चीजें होती हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं। एज पढ़ने टाइम ऑब्जर्व करेंगे, पेपर में ना लिखने में मुश्किल नहीं आएगी। अब यही चीज ना कुछ इस तरह से दी हो आपको, ये करोगे एक बार खुद से, यही ट्रायंगल ना आपको वाई एक्सिस पे बना कर दे दिया। और पॉइंट क्यू के ना जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं वो है 0, 2। आर के कोऑर्डिनेट्स दे दिए 0, -2। समझ में आ गया बेटा? दिख रहा है ना ये? 0, तो इसके साथ आपने पी क्यू आर तीनों के निकालने हैं। ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है? 0, 0, बट ऑफ कोर्स दिस इज ओरिजिन। तो साइड की लेंथ कितनी है? फिर से वही गलती, लेंथ बेटा साइड की।
अब सोच 4 कैसे हुई। साइड निकाल, कोई भी साइड निकालेगा ट्रायंगल की। ट्रायंगल तो इक्विलेटरल है, तो ट्रायंगल की साइड क्या है? साइड ऑफ द ट्रायंगल क्या है? इक्विलेटरल है तो। हाँ, कितनी हो गई? 4 आ गई ना, समझ में आ गया ना? हाँ। तो चारों साइड्स 4 यूनिट्स है। अब तुम ठीक बिल्कुल बोल रहे हो। ओ बी कितना आ गया? ओ क्यू कितना आ गया? ये 90 तो है, ये बिकॉज ओरिजिन पर प्लेस किया हुआ है। ओरिजिन और वाई एक्सिस एक्स एक्सिस आपस में 90 पे होते हैं, है ना? तो क्विकली फाइंड द लेंथ ऑफ ओपी। ये 02 था, और ये 00 है ना? चलो। बस घर पे पढ़ना जरूर है, घर जाके कोऑर्डिनेट बिल्कुल करो। हमने मे एग्जाम में ना, सच में कह रही हूँ, मे एग्जाम एक ना हमारा वो होता है, पुश होता है कि अच्छा धक्का मिले ना मे एग्जाम में, तो आगे पढ़ने को मन करेगा, मैथ्स में इंटरेस्ट उतना ही जगना शुरू हो जाएगा। सो वंस यू स्कोर लाइक 30+ इन योर मे एग्जाम, 35 आ गया तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो बहुत खुश होकर डांस करोगे यहाँ पे और कहोगे और मैथ्स पढ़ाओ। ठीक है, अपने आप ही जब नंबर आते हैं ना किसी सब्जेक्ट में, तो पढ़ने का मन और करता है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ घर जाके ना, जितने क्वेश्चंस क्लास में करवा रही हूं ना बेटा, उतने ही जाके प्रैक्टिस कर लो। पढ़ लो घर जाके, आधा घंटा 1 घंटा मैथ्स को रोज देना ही देना है अब से, जब तक आप दे सकते हो। जब, हाँ ऑब्वियसली व्हेन योर फर्स्ट एग्जाम विल कम, आई विल नॉट से कि नहीं उस दिन भी मैथ्स पढ़ो, उस दिन आपने अपना वो करना है मैथ्स का, ये तो बिल्कुल अच्छी बात है। फर्स्ट पेपर मैथ्स का सबसे अच्छा होता है। ठीक है, बिकॉज हम प्रैक्टिस क्विट नहीं करते फिर। राइट। और अगर नहीं है, तो जब तक दे सकते हो टाइम, 1-1.5 घंटा रोज मैथ्स को दे दो, क्योंकि ना ये चीजें याद रहती हैं और फिर रिवाइज करना आसान हो जाता है। तो अब बताओ जी, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? पी कहाँ पर है? कौन से एक्सिस पर है? एक्स पे है ना, तो एक्स पे है तो क्या होना चाहिए इसका? y0। वेरी गुड। अब बताओ, ये 4 यूनिट्स था, ये 2 था, तो हमारी ओपी की लेंथ कितनी आई होगी? 2। ओपी की लेंथ कितनी आई है बेटा, का ना? 2√3 आ गया ना, √12 आई होगी, 2√3 तुमने लिख दिया, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे इसके बेसिस पे बताओ कि पी पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2√3। अब इसी को थोड़ा सा और रिफाइन करके, टेंथ में तुम्हें थोड़ा और आगे पढ़ाकर मैं तुम्हें इसमें कुछ और चीज दे दूं, और यही सेम क्वेश्चन बोर्ड में डाल दूं फॉर 1 मार्क, एंड इट वाज देयर इन 1 मार्क। ठीक है। तो जो चिल्लाते हैं ना कि क्यों नहीं ये पेपर ऐसा आया वैसा आया, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमने नाइन्थ में ठीक से पढ़ी कि टेंथ में पढ़ लेंगे। बात समझ में आ गई? तो घबराना नहीं होता है। अब देखो यहां पर भी ना, ट्राइंगल की प्लेसमेंट से अलग कर दी है। ये इक्विलेटरल है, पहले आइसोसेलेस था ना, तो इक्विलेटरल का एक वर्टेक्स कहाँ पे है? 0 का, वह 0 पे, ये तो पता लग गया ना। और दूसरा वर्टेक्स यहां पर है, तो बी के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो। लेंथ 2a यूनिट्स दी हुई है। बिल्कुल ठीक है। अब ए के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, और ये एम आ गया, तो ओ एम कितना हो जाएगा? 1 ए यूनिट्स हो गया ना। और ट्राइंगल इक्विलेटरल, तो ए ओ कितना हो गया? ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, तो ओ ए कितनी लेंथ हो गई? ट्राइंगल की साइड कितनी थी? ट्राइंगल की साइड कितनी थी? 2a थी ना, तो ओ ए भी 2a हो गई, बात तो वही चल रही है। तो आप ए एम की लेंथ निकाल सकते हो, और इससे ए के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। ए का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? इस वर्टेक्स ए का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पर? ए है ना? चलो, बिल्कुल अच्छी बात होगी। अब इसका वाई कोऑर्डिनेट निकालो। इसी के लिए ना नंबर सिस्टम पहले करवाया था, कि जब ऐसी चीजें सॉल्व करोगे ना पेपर में, कंफ्यूजन नहीं होगी। क्या करोगे? 2a का होल स्क्वायर, करते हैं ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर, यही करोगे। तो 2a का होल स्क्वायर कितना होता है? 4a स्क्वायर, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। तो ए एम स्क्वायर को लिखना है तो किसके इक्वल आएगा? 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना होता है? 3a स्क्वायर। और अगर मुझे ए एम की लेंथ निकालने, तो स्क्वायर रूट लूंगी 3a स्क्वायर का, क्या हो जाएगा बच्चों? ए रूट से, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, और क्या रह जाएगा? √3, जो 3 है वो आ सकता है। हाँ, a √3 आ गया ना। तो हमारी ए एम की लेंथ कितनी हो गई? a √3।
सो व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट? बस, बात समझ में आ गई? हाँ, क्वेश्चन 72 कर लो, बिकॉज वी आर गिवन। अब यही सेम चीज ना आपको ट्रायंगल की शिफ्टिंग करके दे दिया। हम लोग ओरिजिन पे रख लेते हैं ना वर्टेक्स को, यहाँ पर उसने बी और सी पे रख दिया, तो वही सेम चीज होगी। क्वेश्चन 73 एक बार घर पे ट्राई कर लेना, बट अभी फिलहाल के ना ये वाला क्वेश्चन करो। अगर आपको ग्राफ पेपर चाहिए तो आई गिव यू ग्राफ पेपर, वहां ड्रॉ कर सकते हो, या फिर दिस इज वन क्वेश्चन ऑन रिफ्लेक्शन जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एंड दिस कैन कम इन योर पेपर। अगर मुझे 3 नंबर का क्वेश्चन या 5 नंबर का या केस स्टडी का कोई क्वेश्चन डालना है ना, तो मैं ऐसा डाल सकती हूँ कि एक पॉइंट -2 था, -2 3 हमने ग्राफ पेपर पे लिया, उसकी रिफ्लेक्शंस प्लॉट की ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इनको ज्वाइन कर दिया, किस टाइप का ट्रायंगल बनता है उसका एरिया निकालो। तो एक्स एक्स और वाई एक्सिस बनाकर -2, 3 को बच्चों प्लॉट करो। तो अभी ऑब्वियसली आप रफ में, मतलब यू विल नॉट ड्रॉ एज पर स्केल, पर कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी डिपिक्शन के साथ हम शो कर देंगे। -2, 3 कहां पर बनकर आया? कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में, -2 और 3। अब इसको एक्स एक्सिस पर अगर हमें रिफ्लेक्ट करना है तो क्या बन जाएगा? कर लो, लिखो। -2 - 3 प्लॉट जो है पॉइंट एक्स एक्सिस पे अगर रिफ्लेक्ट करना है। -2 का ऐसे इसको वाई पे रिफ्लेक्ट कर लो, जो हमारा ओरिजिनल पॉइंट है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास पॉइंट था, मैं ले रही थी 2, -3 ना, ये था ना? नहीं, -2, 3, ये रहा। ये पॉइंट -2, 3 था, पॉइंट ए ले लिया इसको। इसको जब मैंने एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट किया, तो एक्स कितना रहेगा? -2, और वाई कितना हो जाएगा? -3। तो ये पॉइंट यहां पर आ गया। मान लो ये ए डैश ले लिया, या मैंने पी ले लिया, ये पॉइंट मैंने पी नाम दिया था ना इसको, है ना? तो जब हमने इसका नाम लिया पी, और फिर जब इसको हमने एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट किया ना बच्चों, तो इसको नाम दिया है कोई, रिफ्लेक्शन को ना एक नाम दिया है, P इन एक्स एक्सिस एज पॉइंट क्यू। तो ये पॉइंट क्यू बन गया यहाँ पे जाके, रिफ्लेक्शन पे ना हमने पॉइंट क्यू नाम दे दिया। तो क्यू के वर्टिसेस क्या थे? -2, -3, 1 2 3, ये है 1 2, -1 -2, और ये -1 -2 -3। आपको सारे लिखने होते हैं, बस जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने थोड़े से ही लिखे हैं यहाँ पर, मतलब रेलिवेंट वाले लिख दिया। अब आपको सारे पॉइंट्स मेंशन करने होते हैं। तो ये आ गया मेरा पॉइंट क्यू। अब ऐसे ही मैंने कहा कि ये पॉइंट पी जो है ना, इसको वाई पे रिफ्लेक्ट करो, ये वाला मिरर लाइन बना दो, है ना? तो इसकी रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगी? एक्स कितना हो जाएगा? 2, और वाई कितना रहेगा? 3। तो ये आ गया 2 3, और इसको पॉइंट को हमने आर नाम दे दिया। ठीक है ना? तो कहते हैं अब आपने इतना सब तो कर लिया, अब इसके बाद इनको तीनों को ज्वाइन कर दो। कर सकते हो तीनों को ज्वाइन? कर दिया आपने। अब कहते हैं इन तीनों को ज्वाइन करने के बाद क्या बन रहा है? ये ट्राइंगल। किस तरह का ट्राइंगल बन रहा है? राइट एंगल। राइट एंगल कहाँ पे है? पी पे। इसका एरिया निकाल दो। ठीक है, सो ट्रायंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। हाफ इंटू बेस। बेस कितना है इसका? अब बेस की मूवमेंट को आप हॉरिजॉन्टल देखोगे या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल देखोगे ना। तो हॉरिजॉन्टल में तो एक्स मूव करता है ना? तो एक्स कहाँ पे था? -2 पे। एक्स देखो ना, -2 पे, और कहाँ पहुंच गया? 2 पे। तो बेस कितना हो गया? 4 यूनिट्स। बेटा एक्स मूवमेंट तो वर्टिकल होती है ना, तो देख कितने पॉइंट्स, तो 1 2 3 4, 4 ब्लॉक शिफ्ट हुए, तो इट विल बी 4 यूनिट्स। और वाई कितना है देखो, 3 पे था, -3 पे पहुंच गया, 6 यूनिट्स।
12 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। सो एरिया इज 12 स्क्वायर यूनिट्स। आपकी असाइनमेंट में जो मैंने कोऑर्डिनेट की दी थी, कोई डाउट है क्वेश्चन में जो नहीं समझ में आया हो? तो अब आपको इस तरह का क्वेश्चन आई कैन से कि आ सकता है, बिकॉज एनसीईआरटी में एक जगह दिया हुआ है रिफ्लेक्शंस करके, वो ऐसा कुछ बन गया। और अच्छा, रिफ्लेक्शन के बाद ना, अगर मान लो इस पूरे ट्रायंगल को रिफ्लेक्ट किया जाए, हर एक वर्टेक्स को इसके, कि मैंने आर को भी रिफ्लेक्ट कर दिया, पी को भी रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इसके साथ क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल रिफ्लेक्शन से अगर हमने एक नई पिक्चर बनाई है ना, तो उससे एरिया जो है वो चेंज नहीं होता, एरिया विल रिमेन द सेम। बात समझ में आ गई? चलो, ये तो हमारे पास हो गया है इसका क्वेश्चन, ये वाला भी क्वेश्चन कर सकते हो। बट फॉर द टाइम बिंग किसी को कोऑर्डिनेट, अभी जो मैंने कोऑर्डिनेट की असाइनमेंट दी थी, कोई क्वेश्चन है जो नहीं सॉल्व हुआ उसमें? सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे? तो अगर मैं आपको ये क्वेश्चन देती हूँ करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ वाई, लिखो। क्वेश्चन नंबर 3 है असाइनमेंट का। फाइंड द वैल्यूज ऑफ वाई फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन the points P 2 comma minus 3 and Q 10 comma Y is 10 units। डिस्टेंस कहा हुआ है, पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, तो मुझे पता है कोऑर्डिनेट में है ना। और कोऑर्डिनेट में है तो मुझे पता है कि इसमें मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है ना। अब डिस्टेंस कौन से पॉइंट्स में लिया हुआ है? P एंड Q में, ठीक है। तो आप पी क्यू का डिस्टेंस निकाल सकते हो। और ये डिस्टेंस किसके इक्वल है? बस सॉल्व कर ले बेटा इसको। स्क्वायर किया था इसको, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया होगा, 8 स्क्वायर प्लस -3 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 100 कर दिया होगा। किया था 100। हम्म। फिर ये आ गया 64 प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर है ना। तो माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज सेम एज ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 + y का होल स्क्वायर एज 36। ठीक है ना। अब क्योंकि हमने थोड़ा सा इसमें काम नहीं किया हुआ, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, 3 + y का होल स्क्वायर या तो 6 का स्क्वायर होगा, या 3 + y का होल स्क्वायर -6 का स्क्वायर भी होगा। ये थोड़े से ना रैशनल नंबर्स के हम चीजें जो हैं, इन्हें हम समझते हैं कि हमने स्क्वायर किया किसी भी नंबर को, वो तो प्लस में ही आएगा ना आंसर स्क्वायर। तो हमने तो नेगेटिव नंबर को भी स्क्वायर किया हो सकता है, हमने पॉजिटिव को भी स्क्वायर किया हो सकता है। समझ में आ गई बात? तो इसके बेसिस पर अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, है ना। तो 3 + y का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर है, तो 3 + y किसके इक्वल है? 6। तो y की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 3। y 6 - 3, 3 हुआ कि 2 हुआ? है ना। अब यहां से 3 + y किसके इक्वल है? -6। तो y की वैल्यू क्या होगी? -6 -3, y की वैल्यू क्या आ गई? -9। तो दो वैल्यूज आती हैं, 3 एंड -9। तो आपके केस में जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, तो कोशिश करना है कि जो आपका नंबर होगा वो स्क्वायर रूट लेके +- 6 में सॉल्व करना, क्योंकि 6th क्वेश्चन इसी का। फाइंड द पॉइंट ऑन बाय एक्सिस। इक्विडिस्टेंट कहाँ है? मिड पॉइंट नहीं होता।
on y-axis equidistant from points A 6, 5 and B -4, वाई एक्सिस पर एक पॉइंट निकालो जो इक्वल डिस्टेंस पर है ए और बी से। पहली चीज तो आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट दिया कहाँ हुआ है। पॉइंट के बारे में क्या कह दिया, पॉइंट कहाँ पर है, वाई एक्सिस पर। तो जब भी पॉइंट और वाई एक्सिस होता है तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि एक पॉइंट है वो वाई एक्सिस पर है, तो उसका क्या होगा, हमेशा उसके पास एक्स जो है वो 0 होगा। तो पॉइंट ऑन वाई एक्सिस हमेशा किस फॉर्म में होता है, 0, y। तो मैंने मान लिया कि पॉइंट पी 0, y। अब क्या कह रहा है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, कि यहां पर एक पॉइंट ए है जो है कि 6, 5, और ऐसे ही एक पॉइंट बी है जो कि है -4, 3। तो जो ए और पी का डिस्टेंस है और ए और पी और बी का डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो आपको दिया हुआ है एपी इक्वल टू बीपी। तुम एपी डिस्टेंस निकालोगे और बीपी निकालोगे, दोनों को इक्वेट करोगे एंड देन यूल गेट द आंसर। हाँ, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा क्योंकि इक्वी डिस्टेंट का है। जब हम मिड पॉइंट निकालते हैं ना, मिड पॉइंट इज ऑल्सो इक्वी डिस्टेंट, पर मिड पॉइंट सिर्फ एक पॉइंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, और वो वाई एक्सिस पे कौन सा होगा वो देखो। अगर मिड पॉइंट निकालिए तो 6 - 4 करेगी ना, 2 आ जाएगा, 2 ÷ 2 1। मिड पॉइंट तो 1, 4 आ रहा है, तो ये पॉइंट वाई एक्सिस पे थोड़ी है ना। तो इसका मतलब हम डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करें, मिड पॉइंट विल टॉक अबाउट कोलिनियर पॉइंट्स, डिस्टेंस फॉर्मूला पॉइंट को मूविंग रख रहा है कि तुमने इस यहां से ऐसे खड़े होना है और यहां से ऐसे। सबसे प्रैक्टिकल एग्जांपल इक्वल डिस्टेंस का होता है, आप काइट उड़ाते होगे जब भी लोहड़ी वगैरह आती है, तो जब आप उस पे वो डोर से उसकी वो बनाते हो, पूरा उसका जो बेस फ्रेम बनाते हो, तो हम लोग इक्वल डिस्टेंस लेते हैं दोनों पॉइंट से, तभी वो बैलेंस करेगा ना। तो वो क्या है, हमने जो उसकी काइट की जो ये वाली थी, जो इस पे वो लगी हुई थी, स्टिक लगी हुई थी, उस पर थोड़ी ना पॉइंट लिया, हमने यहां से डिस्टेंस लिया, है ना। यहाँ पे 2 पॉइंट्स लगाते हैं और यहाँ पे 2 मार्क करते हैं, तो जितना स्ट्रिंग यहां से लिया उतना स्ट्रिंग यहां से लेते हैं। तो हम उसको ट्राइंगल बनाकर देन वी मेजर द डिस्टेंस एंड देन वी से ये ट्राइंगल इक्वल है, जितना डिस्टेंस यहां से है उतना डिस्टेंस यहां से है। तो ये पॉइंट अब स्टिक में थोड़ी ना है, उसको छोटा बड़ा कर सकते हो अपने हिसाब से, है ना। मिड पॉइंट लेकर उसको मूव करके फिर आप उसको लेकर आते हो, तो डिस्टेंस तो इक्वल ले रहे हो लेकिन उसको थोड़ा लंबा कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो उसको। तो दिस इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ इक्वल डिस्टेंस। समझ में आगे बात सबको ये, ठीक है। तो घर से अच्छे से पढ़कर आना है कोऑर्डिनेट, कल मैं आपको